सच नहीं बताया तो मैं तबाही मचाना शुरू कर दूंगा। निम्बक सेन ने वासु को धमकाते हुए कहा, लेकिन उस मणि के बारे में जानकर आपका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, और वो मणि तो वैसे भी जागमणि समुदाय के पास है और उनके पास से मणि को वापस लेना नामुमकिन है। वासु ने निम्बक सेन से कहा। जैसे ही पास खड़े कालनाग ने नागमणि समुदाय का नाम सुना, वो चौंक गया और बोला, किसके पास है मणि और तुम किसकी बात कर रहे हो? नागमणि समुदाय की, वासु ने संकुचाते हुए कालनाग से कहा। कालनाग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। क्या हुआ? अचानक आप शांत क्यों हो गए कालनाग बाबा? निम्बक सेन ने कालनाग से पूछा। निम्बक सेन अक्सर कालनाग को कालनाग बाबा कहकर भी बुलाता था, क्योंकि कालनाग उम्र में निम्बक सेन से बहुत बड़ा था। जिस नागमणि समुदाय की ये बात कर रहा है, उनको मैं भली भांति जानता हूं, और जब भी उनका नाम सुनता हूं तो मेरे सीने में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठती है, कालनाग ने गुस्से में कहा। कालनाग की आंखें गुस्से में लाल हो गई, और ऐसा अक्सर तभी होता था जब कालनाग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। सिर्फ निम्बक सेन ही इस बात से परिचित था, और वो जानता था कालनाग का गुस्सा इस वक्त कुछ भी कर सकता था। इसलिए निम्बक सेन ने कालनाग से कहा, आप शांत हो जाइए और मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। कालनाग निम्बक सेन को कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी निम्बक सेन वासु पर चिल्लाते हुए बोला, अगर तुमने मुझे उस मणि के बारे में नहीं बताया तो मैं यहां मौजूद हर इंसान को एक एक करके मौत के घाट उतार दूंगा। निम्बक सेन ने गुस्से में वासु से कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वासु ने निम्बक सेन से कहा, तुम देखते जाओ अब मैं उस मणि के लिए क्या कुछ कर सकता हूं। निम्बक सेन ने वासु से कहा और फिर कालनाग की ओर देखने लगा। निम्बक सेन ने फिर से कालनाग से कहा, कालनाग बाबा, आप पूरी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या था। कालनाग पहले तो शांत खड़ा रहा, लेकिन निम्बक सेन के बार बार पूछने पर कालनाग ने कहा, बात आज से कई सौ साल पहले की है, जब मैं नागमणि समुदाय में ही रहता था। मेरा पूरा परिवार नागमणि समुदाय के साथ ही जीवन व्यतीत करता था। लेकिन एक दिन न जाने क्यों नागमणि समुदाय और अन्य नागों के कुलों में आपसे युद्ध शुरू हो गया। पता चला कि नागमणि समुदाय में अब सिर्फ वही रह सकता है जो उनके ही कुल का हो। इतना कहकर कालनाग फिर चुप हो गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। आज पहली बार निम्बक सेन ने कालनाग की आंखों में आंसू देखे थे। निम्बक सेन ने कालनाग से कहा, तो फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ जो उस नागमणि समुदाय के कुल के नहीं थे? थोड़ी देर रुकने के बाद कालनाग ने कहा, जो लोग उनके कुल के नहीं थे उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया गया जिस तरह से कोई सोच भी नहीं सकता। वासु ये सब सुन रहा था और उसने कालनाग से कहा, तो क्या आप भी उनके कुल से नहीं थे और आपको भी उन लोगों ने प्रताड़ित किया था? कालनाग ने वासु की ओर देखा और बोला, हाँ, मैं उनके कुल का नहीं था और उन लोगों ने मेरे पूरे परिवार और मेरे खानदान को मेरे सामने ही तबाह कर दिया। मुश्किल से हम सिर्फ कुछ परिवार ही थे जो उनके कुल से संबंध नहीं रखते थे। उन लोगों ने हमें अपने समुदाय और नगर से निकाल दिया और हम लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। वासु ये सब सुनकर हैरान था और उसने कालनाग से कहा, तो क्या आप नागों में भी ये सब होता है? मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ हम इंसानों के साथ ही होता है। अपने फायदे के लिए लोगों को धोखा देना और कुल, जाति और धर्म देखकर भेदभाव करना, ये सब तो हम इंसानों में होता है। इंसान जहां बहुलता में होता है वहां वो कम संख्या में रहने वाले लोगों पर जुल्म करता है। ये सब इंसानों में होता है। आश्चर्य है, ये सब आप नागों की दुनिया में भी होता है। बिल्कुल, क्यों नहीं? ऐसा बहुत कुछ है जो तुम सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तुम इंसान तो बहुत छोटी लड़ाई लड़ते हो, हम नागों को तो हर तरह की लड़ाई और हर तरह का संकट झेलना पड़ता है। हमारा कोई न्याय करने वाला और कोई बचाने वाला नहीं होता है। हमारा समुदाय और हमारा राजा ही हमारा न्याय करता है और हमें दंड भी देता है। कालनाग ने उदास होकर वासु से कहा, तो आपके परिवार और आपके कुल के लोगों को नागमणि समुदाय से निकाल दिया, फिर क्या हुआ? वासु ने हैरान होते हुए कालनाग से पूछा। सिर्फ निकाला ही नहीं,
हमारी औरतों को भी अपने पास रख लिया। हम लोग दया की भीख मांगते रहे तो हमारे बुजुर्गों को पैरों तले रौंद दिया। हमारे नौजवान बच्चों को अग्नि में जला दिया। हमारे कुल के लोगों को न जाने कितनी रात सब कुछ सहकर कहां कहां नहीं भटकना पड़ा। हर प्रकार का त्रास और संकट हमारे कुल के लोगों को झेलना पड़ा। उन दिनों को याद करते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वासु और निम्बक सेन कालनाग की कहानी सुनकर हैरान थे और एक पल के लिए तो ये सब सुनकर उनका सर भी भारी हो गया था। तभी निम्बक सेन ने कहा, मैं जानता हूं कि नागों में समुदाय ऐसा भी होता है और भी बहुत कुछ मैंने सुना है, लेकिन आपके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। ये सब सुनकर निम्बक सेन जैसा दरिंदा भी परेशान हो गया था। तो फिर क्या आप हमें उस नागमणि समुदाय तक पहुंचा सकते हैं? वासु ने कालनाग से पूछा। कालनाग ने घूरकर वासु की ओर देखा और फिर बोला, नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी शक्तियों के आगे कोई टिकता नहीं है और हमारी और तुम्हारी तो औकात ही क्या है। कम से कम आप मुझे वहां तक जाने का रास्ता ही बता दीजिए, क्योंकि मेरे लिए उस मणि तक पहुंचना बेहद जरूरी है। वासु ने कालनाग से विनती पूर्वक कहा, मैं तुम्हें वो रास्ता बता दूंगा, लेकिन तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी उनके कुल का नहीं है और उनके नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है तो वो नागमणि समुदाय तक पहुंचने से पहले ही मार दिया जाता है, और अगर बच गया तो वो कभी वापस नहीं आता। वो लोग उसे जिंदा खा जाते हैं। कालनाग ने वासु से कहा। वहीं निम्बक सेन ने वासु की तरफ देखा और बोला, तुम मुझे उस मणि के बारे में बताते हो या नहीं? आखिर उस मणि में ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए इतना उत्साहित हो? वासु ने निम्बक सेन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या आपको उस मणि के बारे में कुछ भी पता है कालनाग बाबा? निम्बक सेन ने कालनाग से पूछा। नहीं, मैं ऐसे किसी मणि के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। मेरे रहते हुए तो वहां पर ऐसी कोई मणि का जिक्र नहीं होता था। हाँ, लेकिन एक मणि जरूर थी, पर वो तो इंसान के किसी काम की नहीं थी। वो मणि सिर्फ नागमणि समुदाय के राजा के पास ही रहती थी और ना ही कोई और उस मणि को पा सकता था और ना ही उस मणि का इस्तेमाल कर सकता था। कालनाग ने निम्बक सेन को बताया। जरूर ये वासु उसी मणि के पीछे पड़ा है जो नागमणि समुदाय के राजा के पास रहती है, और ये वही हासिल करना चाहता है, निम्बक सेन ने मन ही मन में कहा। तभी कालनाग ने निम्बक सेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम उस मणि के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि वो मणि सिर्फ नागमणि समुदाय के लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ, ये बात और है कि वो मणि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी और वरदान स्वरूप नागमणि समुदाय के राजा को मिली थी। तुम्हारे और वासु के चाह लेने से वो तुम्हें नहीं मिल जाएगी। उस तक पहुंच पाना असंभव है। निम्बक सेन पर भी अब उस नागमणि को हासिल करने का भूत सवार हो गया था। वो कैसे भी करके वासु से पहले वो मणि हासिल करना चाहता था। आज से उस मणि के पीछे सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी हूं, और हम में से वो मणि जिसको पहले मिल जाए वो मणि उसकी हो जाएगी, निम्बक सेन ने वासु से कहा। वासु को समझ नहीं आ रहा था कि वो निम्बक सेन की बातों का क्या जवाब दे। वासु ने निम्बक सेन से कहा, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच बराबरी की जंग तो तब होगी ना जब तुम मेरे हाथों को खोलोगे। वासु ने निम्बक सेन से कहा, मैं जरूर तुम्हें आजाद करूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं अपने मकसद में कामयाब होना चाहता हूं। जब मैं अपने मकसद को पूरा करके इस पृथ्वी पर राज करूंगा और पूरी पृथ्वी मेरे अधीन होगी, तब मैं तुम्हें आजाद करूंगा, और उसके बाद मैं उस नागमणि समुदाय पर हमला करके उस नागमणि समुदाय को भी अपने नाम करूंगा, और पृथ्वी के साथ ही साथ मेरा वर्चस्व उस नागमणि समुदाय पर भी होगा। निम्बक सेन ने उत्तेजित होकर कहा। उधर राजकुमारी शालिनी ने एक खास लिपि में संदेश लिखकर तैयार कर लिया था। शक्ति ने राजकुमारी शालिनी से कहा, अब हम पूजा कब करेंगे और कब इस लिपि का संदेश दैवीय शक्तियों तक पहुंचेगा? राजकुमारी शालिनी ने उस पत्थर पर खास लिपि में जो कुछ भी लिखा था उस पत्थर के ऊपर लाल कपड़ा लपेट दिया और एक बड़े से पत्थर के सामने जाकर उस छोटे से पत्थर को रख दिया और बोली, बस आज रात हमें यहां पूजा करनी होगी, और यह ध्यान रखना होगा कि पूजा खत्म होने से पहले तक गलती से भी ये लाल कपड़ा हटने न पाए, क्योंकि अगर ये लाल कपड़ा हट गया तो फिर हमें दैवीय शक्तियों का संदेश नहीं मिल पाएगा। मैं इस पत्थर का ध्यान रखूंगी
अब आप जाकर कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए, शक्ति ने राजकुमारी शालिनी से कहा। राजकुमारी शालिनी जाकर आराम करने लगी और तभी जब वो गहरी नींद में सो रही थी, अचानक से उसकी आंख खुल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ दीदी? शांत हो जाइए दीदी, शक्ति ने राजकुमारी शालिनी को संभालते हुए कहा। राजकुमारी शालिनी अभी भी उस सपने के कारण डरी हुई थी और उनसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। शक्ति काफी देर तक राजकुमारी शालिनी को संभालती रही और थोड़ी देर बाद राजकुमारी शालिनी ने शक्ति की ओर देखा और बोली, जरूर जरूर कुछ अशुभ होने वाला है। मैंने आज एक ऐसा स्वप्न देखा है जिसने मुझे हैरान कर दिया है, और अगर जो मैंने सपने में देखा है ऐसा हुआ तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा और सब कुछ नाश हो जाएगा। ऐसा क्या देख लिया आपने दीदी, और ऐसा क्या होने वाला है? शक्ति ने डरते हुए राजकुमारी शालिनी से पूछा। मैंने देखा है कि किसी ने हमारी पूजा संपन्न होने से पहले ही आकर रोक दी है, और जिस कारण से हमें दैवीय शक्तियों का संदेश भी प्राप्त नहीं हुआ है, और निम्बक सेन ने भी इस पृथ्वी को जीतने के लिए शैतानी यज्ञ करना शुरू कर दिया है, और उसे अब यज्ञ से ऐसी शक्तियां मिलने वाली है जो उसे अमर बना सकती है। राजकुमारी शालिनी ने डरते हुए शक्ति को अपना सपना बताया। शक्ति भी काफी ज्यादा डर गई थी और बोली, मतलब अब ये निम्बक सेन कभी मरेगा ही नहीं, और अगर आपका सपना सच हुआ तो सच में ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी दीदी। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने सपने में पूरी पृथ्वी पर ऐसे लोगों को देखा है जिनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, जिनके हाथों में तलवार, भाले, त्रिशूल और नोकदार चिमटे हैं। इन लोगों के मुंह में खून लगा हुआ है, और तो और किसी आदमी ने अपने हाथों में कटे हुए सिर पकड़ रखे हैं, तो कोई शरीर के धड़ को नोचने की कोशिश कर रहा है। और सपने में जो मैंने देखा ये तभी होता है जब। इतना कहकर डर के मारे राजकुमारी शालिनी रुक गई और उसने आगे कुछ नहीं बोला। ऐसा कब होता है दीदी? बोलिए, कुछ तो कहिए। राजकुमारी शालिनी शक्ति को कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी और हड़बड़ाते हुए बोली, हमें जल्द से जल्द पूजा करनी होगी। अब सिर्फ दैवीय पूजा ही हमें बचा सकती है। अगर यह पूजा संपन्न नहीं हुई तो हमें आने वाले कई महीनों तक दैवीय शक्तियों का संदेश प्राप्त करने के लिए इंतजार करना होगा। सिर्फ हमारे पास आज की रात का ही वक्त है। क्या राजकुमारी शालिनी अपनी दैवीय पूजा में कामयाब होगी? क्या दैवीय शक्तियों के संदेश के बाद वासु गुफा से सबको आजाद करा लेगा? क्या राजकुमारी शालिनी का सपना सही हो जाएगा? राजकुमारी शालिनी के सपने के पीछे का सत्य क्या था? क्या होगा जब निम्बक सेन और वासु दोनों ही मणि के पीछे पड़ जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।